हबीब साहब, इस बार जो पेंडोरा लीक्स आ रही हैं, इस इदारे की जानिब से ही कहा जा रहा है कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी तहकीक होगी जो कि रिलीज़ होने जा रही है। क्या इस बार भी कोई ऐसी अहम शख्सियात के नाम आ सकते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम चल रहा है, कहा जा रहा है उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि शायद उनके भी कुछ मामलात हैं, घर का शायद चक्कर है। देखिए, ये जो हमारे टीवी एंकर्स है ना, इनकी बड़ी मौज है। ये एक ही सांस में वज़राए आज़म के, सुदूर के, बादशाहों के, हुक्मरानों के नाम ले लेते हैं। हाँ। और चाहे उनमें कुछ है हकीकत या नहीं है। पहले मैं थोड़ी थोड़ी आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। अच्छा, वो ये है, मैं तो वो खबरें बता रही हूँ जो चल रही हैं, क्योंकि शहबाज गिल देखे ना, फवाद चौधरी देखे ना, वो आकर अपनी वजाहत भी दे रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं, उनका नाम पैनामा पेपर्स में नहीं था। उनके अहले खाना का नाम आपने कहा उनके और उनके अहले खाना, उनके लोगों बच्चों के नाम जरूर थे, नवाज शरीफ का नाम बराह रास्त पैनामा पेपर्स में नहीं था। हाँ, अपने बच्चों के लिंक की वजह से वो जरूर उसमें शामिल होते थे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का नाम आपने अभी तक पेपर्स आए नहीं हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का नाम, और उसके बुनियाद पे ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब जिस घर में रहते रहे हैं ज़मान पार्क के, 2 ज़मान पार्क, तो उसी पते पे एक कंपनी है, को फरीदुद्दीन बरकी साहब है, उनके नाम से मंसूब ये कंपनी है, तो लिहाजा इमरान खान साहब इसका भी इससे लिंक है। मैंने इस हवाले से पता किया, बेहतरीन खबर वो होती है जो, और बेहतरीन टेस्टमनी वो होती है जो उसके मुखालिफ दे सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब हैं, जो यानी जो मीडिया एक ज़माने में देखा करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान के कज़न भी हैं और बहनोई भी हैं, और उनके दरमियान 2013 से ऑनवर्ड बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं सियासी, और उसकी दोनों घरों ने काफ़ी कीमत चुकाई है। मैंने उनसे पूछा, आप उनसे तो तवक्को मेरी ये थी कि अगर कोई कम बात भी हो, लेकिन चूँकि मैं उन्हें जानता हूँ, वो कम या ज़्यादा नहीं, वो जितनी बात है उतनी बताई। उन्होंने कहा जी, सबसे पहले यह है कि 2 ज़मान पार्क मेरी भी रिहाइशगाह रही है। उसकी वजह यह है कि उनके चचा थे, इमरान खान के वालिद जो थे, तो अपने चचा की देखभाल के लिए भी वो फिर वहीं पे उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। हालांकि उनके अपने घर भी थे, लेकिन उन्होंने इस घर में सुकूनत इख्तियार की, यहीं पे उनके बच्चे पले बड़े और सब कुछ हुआ। तो ज़मान पार्क में फरीदुद्दीन बरकी साहब का आना जाना या फरीदुद्दीन बरकी साहब से रिश्तेदारी, ये तो कोई बेमानी सी बात है। उसकी वजह यह है, उन्होंने मुझे बताई कि ज़मान पार्क दरअसल इमरान खान साहब के जो नाना थे ज़मान साहब, वो जब आए तो वो सेटलमेंट कमिश्नर भी थे यहाँ पे। तो जब वो यहाँ पाकिस्तान में सेटलमेंट कमिश्नर बने, तो उन्होंने जलंधर का जो बरकी ख़ानदान था, जो उनका बेसिकली ख़ानदान था, और वो उस ख़ानदान को पर्सनली जानते थे, किसकी कितनी ज़मीन है, किसका कितना बड़ा घर है, तो उन्होंने आके यहाँ पे उन लोगों को अपने असर रसूख भी डेफिनेटली इस्तेमाल किया होगा, तो ज़मान पार्क में वो ज़मीनें दिलवा दी। तो दरअसल ये एक ही ख़ानदान की मुख्तलिफ शाखें थी जो 1947 में भी आई। तो नाम जो बरकी है वो बहुत सारे लोगों के साथ लगता है, ज़रूरी ये नहीं है कि वो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हों। एक तो ये बात आप समझ लें। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब का जो घर है, जिसका नंबर, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर फिर ये एक ही नंबर के 2 घर, उन्होंने कहा ये सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, बल्कि आप ज़मान पार्क में तहकीक करें तो 3-4 घर ऐसे निकलेंगे जिनके नंबर 2 हैं, यानी एक से ज़्यादा उनके नंबर्स हैं। यानी दो घरों पे एक नंबर है, या एक नंबर के 2 घर, आप उस तरह यूं समझें। तो मैंने कहा जी इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा जी पहले इसके नंबरिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, उसके बाद फिर नंबरिंग जब प्रॉपर करने की कोशिश की मकानों की, तो कुछ लोगों ने पुराने नंबर्स ही इस्तेमाल किए रखे। उसका नतीजा ये होता था कि एक घर का खत दूसरे घर में भी चला जाता था, और ये लतीफ़े आज तक भी वो कहते हैं कि वहाँ पे हो रहे हैं। अच्छा। कि आपको वहाँ पे ऐसा पता चलता है कि ये घर जो नंबर 7 है, दरअसल ये 7 पुराना है। अच्छा। नया वाला इस घर का नंबर कुछ और है। तो इमरान खान का घर भी उन्होंने मुझे बताया कि इसके भी नंबर तब्दील हो चुके हैं। तो लिहाजा आप ये कहें, अगर ये कहें कि जनाब एक ही घर था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने मुझे बताया है, नॉट लेस देन हिम। तो एक बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने जो मुझे कही कि उन्होंने कहा जी कि फरीदुद्दीन
जो साहब को बरकी होने के नाते मैं भी जानता था कि जब वो यहाँ रहते थे यूनिवर्सिटी में, वो उन्हें याद पड़ता है कि यूनिवर्सिटी में वो शायद उनसे 1 साल सीनियर थे, तो बस इतना ही था कि ये भी एक बरकी हैं, जलंधर से आए हुए हैं और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि 2 नस्लें गुजर चुकी हो तो आपकी कहाँ रिश्तेदारियाँ रह जाती हैं। तो लिहाजा एक तो ये बात मुझे हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने बताई, जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के मुखालफत के बावजूद ये उनकी टेस्टमनी ऐसी है जिस पे यकीन किया जा सकता है। अब आ जाए ज़रा कि जनाब ये हमारे जो लोग हैं और ये जो इसका तरीक़ाकार क्या होता है। साफियाना तरीक़ाकार ये है, पनामा में भी ये इख्तियार किया गया था कि जब ये शुरू हुआ तो पाकिस्तानियों का डेटा पाकिस्तान को भेज दिया और जिसने अपना डेटा निकाला तो फिर जिसका नाम आया उससे पूछा गया कि जनाब साद रसूल साहब आपका नाम नहीं होगा, होपफुली जी बिल्कुल, होपफुली अगर है तो मैं उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो साद से पूछा कि जनाब साद साहब आप ये बताइए कि आपकी ये कंपनी है तो आप इस पे क्या कहते हैं। अब हुआ ये कि उसमें ये बातें मुख्तलिफ लोगों से पूछी गई और ये सिलसिला कुछ 6 महीने से जारी है। अच्छा। और ये फरीदुद्दीन वाला मामला कई लोगों से पूछा गया तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह इमरान खान साहब से भी जाहिर है उन तक भी कोई खत वत गया होगा और हुकूमत ने वही बेवकूफ़ी की जो इन्होंने जो पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी कि पनामा आने से पहले ही उन खतूत और ईमेल्स का जवाब टेलीविजन इंटरव्यूज की सूरत में देना शुरू कर दिया था। तो ये मामला चूंकि उतना गंभीर नहीं है तो लिहाजा आप शहबाज गिल साहब की जो गुलअफशानी है उसको आप थोड़ी देर के लिए माइनस कर दें, क्योंकि उनका कहा हुआ अगर वो ये कहें कि इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी है तो क्या कोई मान लेगा, या कोई कहे कि नहीं जी इमरान खान साहब की कोई प्रॉपर्टी तो कोई मान लेगा। देखिए लिहाजा ये बात तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत एक कदम खुद जरूरत से ज्यादा तेज चल रही है, तो इसको जब जवाब आना होगा उस वक्त देना चाहिए, वरना आमतौर पे पहले जवाब दे के लोग फंस गए हैं, ये हमारा तजुर्बा है। दूसरा देखिए जो अदम इस्तेहकाम वाला मामला है, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनके खिलाफ अगर कोई प्रॉपर्टी सामने आ जाए तो वो मैटर करेगी, मतलब वो 10-12 लोग ही है ना, 20 लोग होंगे कोई हाई। इसके अलावा अगर मेरी आ जाए, आपकी आ जाए, साद की आ जाए तो हम जवाब शायद हमें टैक्स वालों को देना पड़े, इससे ज्यादा और क्या होगा। और इसमें भी हमें ये जहन में रखना चाहिए कि 2 तरह की चीजें हैं। एक ये है कि क्या आपने पैसा कमाया, टैक्स वालों से छुपाया और किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए इस्तेमाल किया या उसमें छुपा दिया, ये एक बात है, ये जुर्म है। और दूसरा ये है कि आपने पैसा कमाया, उस पर टैक्स दिया और टैक्स वालों की या स्टेट बैंक की मुतलका इदारों की इजाजत से आपने ऑफशोर कंपनी बना ली, तो लिहाजा वो भी ये एक दूसरा मामला है। और फिर शौकत तरीन साहब ने जैसे अभी दुनिया टीवी से वो बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने वाजे किया कि जनाब मैंने भी कंपनियां बनाई थी 2014-15 में, और मेरा ख्याल है कि शौकत तरीन साहब की सतह का दुनिया में भी कोई बैंकर हो, आप उसको उठाएं तो उसकी 2, 4, 5 ऑफशोर कंपनियां उसके रिकॉर्ड पे होंगी, और अगर उसने नहीं बनवाई होंगी या वो बनाने में हिस्सेदार नहीं हुआ होगा तो उसका मतलब है वो फिर ठीक बैंकर नहीं है, उसने कोई कैरियर में ग्रो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि जो एक हमें इससे अब तक की सिचुएशन, हाँ कुछ वज़रा के नाम आ रहे हैं, तो वज़रा के जब नाम आए तो उनके बारे में तो हमारे वज़ीर आज़म ने एक बहुत पहले से एक लाइन बता दी हुई है इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, वो ये है कि इस्तीफा दें और फिर इन्वेस्टिगेशन फेस करें। तो अगर किसी वजीर का नाम आता है तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साफ चली, शफाफ चली, दयानतदार, लाइक, बेहतरीन, हैंडसम हुकूमत से तवक्को ये है कि इनमें से जिसका नाम आए उसका इस्तीफा टिकर के साथ चलना चाहिए। ये आपकी मॉरल अथॉरिटी जो थोड़ी बहुत बच गई है उसमें इजाफा करेंगे, और मेरा ख्याल ये है कि हमारी कौमी गैरत का तकाजा भी ये है कि वो लोग पहले इस्तीफे दें, टिकर के साथ उनके इस्तीफे की खबर।